आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी और ओवैसी ने कर ही लिया गठबंधन। पूरे देश के मुसलमान हैरान। कांग्रेस की बात निकली सच, ओवैसी बीजेपी की बी टीम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई कि एक दूसरे के धुर विरोधी वैचारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक साथ मिल गए। आखिर अमित शाह और ओवैसी ने हाथ क्यों मिलाया? आखिर अभी तक जब ओवैसी की पार्टी को, ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता था, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की एआईएम पार्टी दोनों ही उस पर धावे बोलने लगती थी? क्या वाकई बीजेपी की बी टीम के तौर पर ओवैसी शुरू से ही काम कर रहे हैं? आखिर महाराष्ट्र में यह गठबंधन हुआ क्यों? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए पार्टियां क्या क्या करती हैं। राजनीतिक और चुनावी फायदे के लिए जो बीजेपी सिर्फ हिंदू हित की बात करती है, और दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी जो कि सिर्फ मुस्लिम हित की बात करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश करती है, और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन की तरह हैं। दोनों एक दूसरे को कट्टर बोलते हैं। वो आपस में मिल गए। ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में सत्ता की बलाई चाटने के लिए भारत के नजरिए से आतंकी माने जाने वालों को शहीद बताने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से बीजेपी ने गठबंधन कर लिया था। जाहिर है, ऐसे में बीजेपी को लोग अगर सिर्फ सत्ता का लोभी बताकर प्रहार करते हैं तो गलत क्या है? दोस्तों, आपको इस पर भी विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले एक खबर आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी और ओवैसी का गठबंधन हुआ। कैसे, समझाता हूं। उससे पहले यह खबर देखिए। राजनीति के अखाड़े में अक्सर कहा जाता है यहां तक कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले से जो खबर आई उसने इस जुमले को एक नई परिभाषा दे दी। धुर विरोधी विचारधारा रखने वाली बीजेपी और ओवैसी दोनों की पार्टियों ने हाथ मिला लिया। न्यूज 24 ने क्या लिखा देखिए। महाराष्ट्र में अकोला सीट पर बीजेपी आईएम में गठबंधन। अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए ओवैसी की एआईएम आईएम के साथ किया गठबंधन। निकाय चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने मेयर का पद तो जीता, लेकिन 35 सदस्यीय सदन में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसीलिए ओवैसी और शाह करने लगे गलबैयां। दोस्तों, अकोला की अकोट नगर परिषद में सत्ता की इस अनोखी कॉकटेल ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। चौंकाने वाले गठबंधन की पूरी इनसाइड स्टोरी है क्या दोस्तों? जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल अकोट नगर परिषद के हालिया चुनाव नतीजों ने किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। 35 सीटों वाली इस नगर पालिका में 33 सीटों पर चुनाव हुए, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन सत्ता की चाबी उसके पास नहीं थी। ऐसे में बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला। वैसे मोदी शाह बीजेपी कुछ कदम उठाए, चाहे नैतिक तौर पर वो गटर ही क्यों ना हो, उसे गटर मीडिया मास्टर स्ट्रोक ही लिखता है। यहां तो उसकी आलोचना होनी चाहिए थी कि बीजेपी ने सत्ता के लिए ओवैसी से हाथ मिला लिया, मगर गटर मीडिया क्या लिखता है कि बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी कल्पना किसी ने सोची नहीं थी। भाजपा की माया धुले ने मेयर, नगराध्यक्ष का पद तो जीत लिया, लेकिन सदन चलाने के लिए उन्हें अकाट विकास मंच नाम से एक महागठबंधन तैयार किया। इस गठबंधन को बाकायदा अकोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंच में वे दल भी शामिल थे जो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। मतलब वो ऐसी जो मोड़ी 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 करते रहते हैं, वो ऐसे जो शाह शाह करते रहते हैं, वो ऐसी जो कहते रहते हैं कि साहब ये बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों की न सिर्फ दुश्मन है बल्कि उनको मिटाना चाहती है। और वही वो ऐसी सत्ता की मलाई चाटने के लिए लपलपाती जबान लेकर के बीजेपी के साथ में खड़े हो गए। जल्दी से आपको इस गठबंधन की एक तस्वीर दिखाते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है। देखिए, बीजेपी जिसके पास में 11 सीट है, ओवैसी की पार्टी आईएम शामिल है, 5 सीटें हैं, प्रहार जनशक्ति पक्ष जिसके पास 3 सीटें हैं, शिवसेना जिसमें 2 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट 1 सीट है, एनसीपी अजित पवार 2 सीट है, एनसीपी शरद पवार 1 सीट, बहुमत के लिए 25। मगर दोस्तों, हैरानगी की जो बात है वो आपको बताते हैं। हैरानगी की 3 वजह हैं।
जहां बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ हिंदुत्व की राजनीति करती है, वहीं आईएम मुस्लिम हितों की बात करती है। दोनों पार्टियां मन से एक दूसरे को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन अकोट में विकास के नाम पर दोनों के झंडे साथ लहरा रहे हैं। तो उधर राज्य स्तर पर शरद पवार और अजित पवार के बीच की राजनीतिक जंग जगजाहिर है, लेकिन अकोट में दोनों गुटों के पार्षद एक ही गठबंधन का हिस्सा बनकर के साथ बैठे हैं। उधर शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना के बीच की कड़वाहट भी यहां आकर के मलाई में खत बदल जाती है, खत्म हो गई। दोनों धड़ों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले इस मंच को समर्थन दे दिया। इस भारी भरकम गठबंधन के बाद विपक्ष की बेंच खाली सी नजर आ रही है। अब विपक्ष में केवल कांग्रेस, जिसके पास में 6 सीटें हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसके पास में 2 सीटें हैं, यानी कि महज 8 सीटें। सत्ता की चाबी के लिए 25 का बहुमत का आंकड़ा था, वो सब कुछ शाह और फडणवीस ने मिलकर के जुगाड़ कर ही लिया। ओवैसी किस मुंह से अब अपनी मुस्लिम राजनीति को चमकाने के लिए उस मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के बीजेपी को दोनों हाथ उठा उठा करके पानी पी पी करके कोसेंगे? ओवैसी जैसे सत्ता के लोभियों को यह समझना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है, जहां की सच्चाई है कि बहुसंख्यक 82% हैं। यहां पर मुस्लिम धर्म की राजनीति करते हुए इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर इस देश की राजनीति दरअसल मुस्लिम हित के लिए नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को, कम्युनल फोर्स को फायदा पहुंचाएगी। मगर दोस्तों, ऐसे में ओवैसी के भक्त व मुसलमान जो ओवैसी के आगे पीछे घूमते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जिस देश में 82% बहुसंख्यक आबादी हो, उस देश में मुस्लिम और इस्लाम के नाम पर राजनीति करके मुस्लिम कौम के हितों को साधा नहीं जा सकता है, बल्कि उन्हें और ओखली में उनके सर को डालने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह सब कुछ किया जाता है। मगर काश ऐसा होता। ओवैसी जैसे लोग उनके मंचों पर आप देख लीजिए, यही ओवैसी है जिसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जो सिर्फ अपनी सत्ता की मलाई हासिल करने के लिए, सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट वाले जहरीले बयान देकर के देश में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, तुम दोनों को सेकुलर मुस्लिमों का चैलेंज है कि सत्ता के मलाई के लिए तुम बीजेपी के तलवे चाटते हो और तुम ऐसे बयान देते हो 15 मिनट में अगर पुलिस साइड कर दी जाए तो हम बहुसंख्यकों को देख लेंगे। भले ही वो मामला कोर्ट का था, लेकिन तुमने नफरत की वो बुनियाद जो कि किसी वक्त में आरएसएस जैसे गटर संस्था ने इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस करके 1925 में किया था, उसको तुमने आज तक जिंदा रखा है। तुम और संघ और बीजेपी जैसे कम्युनल फोर्स सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जाहिर है महाराष्ट्र का यह गठबंधन आम मुस्लिमों की नजर से अगर आप देखेंगे तो आम मुस्लिम हताश होगा, परेशान होगा, और अंधभक्त भी हताश और परेशान होंगे कि साहब अब हम मुस्लिमों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती करते आ रहे थे, तलवारें बांट रहे थे, उनके घरों को गिरवा रहे थे, बुलडोजर चलवा रहे थे, अब उस नैरेटिव को किस तौर पर ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि ओवैसी तो शाह की गोद में बैठ चुका है। ओवैसी जैसे मफाद परस्त लोग जाहिर तौर पर राजनीति की लड़ाई में हमेशा हर जगह मिलेंगे आप। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की यह राजनीति जाहिर तौर पर सिर्फ एक स्टेट के एक लोकल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाली। महाराष्ट्र के एक लोकल चुनाव की राजनीति स्टेट से होते हुए राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आएगी। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी जैसे मफाद परस्त लोगों के जो चंटू बंटू लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, शोएब जमई को भी मैंने एक मैसेज किया कि जरा इसके रीजन बताते हुए एक वीडियो प्रतिक्रिया भेजिए। उनका एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उन्होंने कहा जी भेजता हूं। अभी तक उनको सूझ नहीं रहा कि इस पर वो बोले क्या। जाहिर तौर पर यह राजनीति है और दुनिया के उस देश की राजनीति है जिस देश से दुनिया के दूसरे देशों ने फायदा उठाने के लिए आक्रमण किए, चाहे वो फ्रेंच हो, पुर्तगीज हो, ब्रिटिश हो, या फिर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के कुछ वो हवन्नक राजा जो आकर के अपनी सिर्फ राजगद्दी संभालने के लिए यहां पर
जो कुछ किया आपके सामने, जिसका फायदा आरएसएस और बीजेपी आज तक ले रही है। मोदी जिन्हें अपना होश हवास नहीं कि ट्रंप क्या क्या बोलता है, मगर वो मोदी महमूद गजनवी पर ब्लॉग लिख रहे हैं। मोदी साहब लिख रहे हैं, जो कभी कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, 5वीं तक पढ़ा हूं, फिर अचानक उनके पास मास्टर्स और ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है। दोस्तों, इस देश की विडंबना यह है कि आम आदमी को जागरूक होने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जागरूक रहिए, अपने हक को पहचानिए, देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को ऐसे हमलावरों से बचाइए।